नमस्कार फ्रेंड, मैं रोहित कुमार वर्मा। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सहयोग करने के लिए। आप सभी को ऐसे सपोर्ट करते रहें ताकि हमारा उत्साह और बढ़े और अपने काम को और आगे ले जाए। आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिससे आपको हमें व्हाट्सएप पे सेंड ना करना पड़े। व्हाट्सएप पे सेंड करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो अगर आप सब्सक्राइबर रहेंगे तो उसको आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, आप आराम से देख सकते हैं। नहीं तो इसे व्हाट्सएप पे बहुत सेंड करने में 5-5 लोगों को सेंड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इससे अच्छा आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको पढ़ने में भी अच्छा रहेगा और आपको सुविधाजनक आपके लिए रहेगा वो। और अगर आपके फ्रेंड हैं, अपने फ्रेंड के पास शेयर कर दें जिससे आपको उनको भी हेल्प हो। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर सकते हैं। अगर कोई आपको डाउट हो, क्वेरी हो, किसी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे मुझे और कमेंट अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं वो सुझाव भी आपका एक्सेप्ट है हमारे लिए। आप सुझाव को कमेंट में कर सकते हैं, जिससे मैं भी अपने अंदर में जो कमी है उसको सुधारूं, उसको आगे ले जाऊं, सुधार करके जो कमियां हैं उसको छोड़ूं और जो अच्छाई है उसको आगे ले जाऊं। ठीक है, आप मुझे पहचानते होंगे। पॉलिटी के सीरीज चल रहा था। पॉलिटी की सीरीज में आपको मैं जो पढ़ा रहा था, पॉलिटी संवैधानिक ढांचा फ्रेमिंग किया था, सरकार की प्रणाली, फिर केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, नगर, केंद्र शासित प्रदेश, संवैधानिक निकाय, गैर संवैधानिक निकाय और आपका राजनीतिक गतिशीलता और सरकार की संवैधान की कार्यप्रणाली के बारे में फ्रेमिंग किसकी हमने कर दी थी आपको पिछले लेक्चर में। 2-3 लेक्चर छोटे छोटे बना करके आपको लेक्चर जो आप देख सकते हैं पीछे के लेक्चर में, ताकि आपको सुविधाजनक होगा। वो लेक्चर फ्रेमिंग करने का मतलब मकसद ये था कि आपको एक आइडिया लगे कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ने हैं। और आपको एक जैसे क्या होता है कि आपको जितनी बार वो रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगा वो चीज़ें। आपको बार बार बुक देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि बार बार बुक देखें, या फिर माइंड में हमारे है नहीं। जैसे हम आपको तुरंत बता दिया कि ये लेसन भाग था और इसके भाग में इतने लेसन थे और इतने टॉपिक थे। ऐसे हमें पढ़ते पढ़ते हुआ आप इसको रिवाइज करिए बार बार, ताकि आपको भी याद हो जाए और आपको कोई पूछे तो आप बता सके आराम से, कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। ठीक है, मैं आज आपको संवैधानिक ढांचा में मैंने तो कहा था कि जब हमारे पूरा फ्रेमिंग कंप्लीट हो जाएगा, पूरा फ्रेमिंग कंप्लीट होने के बाद संवैधानिक ढांचा जो है, संवैधानिक ढांचा वाले टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे। उसके अंदर के पॉइंट जो हैं उसको देखेंगे, तो उसी चीज़ को आज हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। ठीक है, आज यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आपका। पहला चैप्टर था, उसमें संविधान निर्माण के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ठीक है, ये हमारा पहला चैप्टर था। इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है ये बता दिया गया है आपको पहले ही, टॉपिक बाई टॉपिक। कंपनी का शासन और ब्रिटिश ताज का शासन। तो हमें जो कंपनी का शासन स्टार्टिंग पॉइंट में कुछ इसके बैकग्राउंड है, इसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्योंकि आप जानते होंगे कि जो 1600 ईस्वी में हमारी ब्रिटिश की जो कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो आई व्यापार करने के लिए। तो यहाँ पर व्यापार उन्हें 1600 में ईस्वी में आया ईस्ट इंडिया कंपनी, किसमें 1600 ईस्वी के आसपास आई ईस्ट इंडिया कंपनी। इस समय ब्रिटिश में महारानी एलिजाबेथ प्रथम का शासन था। वहाँ पर वहाँ पर ऐसा सिस्टम था, महाराजा महारानी पहले होते थे लोग, राजा यानी
लोकतंत्र नहीं होता था, वहाँ पर एक तरीके से अपने यहाँ भी पहले शुरुआत के जो शासन थे वो राजशाही शासन हुआ करते थे। तो राजशाही शासन पे वहाँ पर महारानी एलिजाबेथ प्रथम का शासन था। उन्होंने जब 1600 ईस्वी में कंपनी आई व्यापार करने अपने इंडिया में, तो उन्होंने उस कंपनी को चार्टर के माध्यम से, चार्टर का मतलब यहाँ पर आप समझिएगा कि एक परिचय पत्र होता था, उस पर ये बातें लिखी होती थी कि क्या क्या कंपनी को अधिकार है कि ये काम कर सकते। जैसे आज संविधान हमारे पास, तो हम संविधान में जो बातें लिखी गई हैं उसके अनुसार अपने काम को करते हैं, ऐसे चार्टर होता था। उस चार्टर के अनुसार वो कंपनी अपने शासन को रन करती थी, चलाती थी। तो महारानी एलिजाबेथ ने कंपनी को ये अधिकार दिया था कि भारत में व्यापार कर सकती है ये कंपनी, और उन्हें विस्तृत अधिकार दिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए, एक विस्तृत अधिकार दिया कि आप भारत में जाइए, कंपनी उनके साथ जो मेंबर थे वो व्यापार कर सकते थे। जब इन्होंने व्यापार करने आया 1600 ईस्वी में, इसके बाद शुरुआत में क्या हुआ, शुरुआत में जो कंपनी थी, कंपनी के को जो अधिकार था वो कंपनी के अधिकार सीमित थे। लेकिन जब कंपनी के लगा व्यापार यहाँ फ़ायदा हुआ इंडिया में, तो इन्होंने कंपनी जो ब्रिटिश ताज था वहाँ तक खबर पहुँची, तो उन्होंने इसके अधिकार को और विस्तार, कंपनी के लोगों ने मांग की थी हमें अधिकार चाहिए, तो उन्होंने और अधिकार इसको विस्तृत कर दिया, इसके कंपनी के अधिकार को इंडिया में व्यापार करने के लिए। ठीक है, जब व्यापार करने के लिए विस्तृत कर दिया, तो ये इस कंपनी के अधिकार जब बंगाल, बिहार, उड़ीसा आपका था, उस समय कंपनी के अंडर में था, और वो कंपनी के अंडर में होने की वजह से यह था, तो उस समय कंपनी विजित कर ली थी इन तीनों प्रदेश कहें या भूभाग कहें, तीनों प्रदेशों को विजित कर ली थी। आपका बंगाल था, उड़ीसा था, बिहार था, ये तीनों कंपनी के अधिकार क्षेत्र में आता था। जब देखी कंपनी कि हमारा यहाँ से और कुछ फ़ायदा हो सकता है, तो उन्होंने अपने राजशाही शासन से अधिकार प्राप्त किया कि हमें दीवानी अधिकार और राजस्व अधिकार दोनों, राजस्व प्लस दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिया। राजस्व का मतलब यह है कि कर वसूली, एक तरीके से कैसे कर के जो पैसा होता था, वहाँ के जो उस क्षेत्र के जो राजस्व से पैसे से संबंधित लेन देन होती थी वो बातें, और वहाँ के लोकल जो वहाँ के जनता था, जनता वहाँ की जो थी, वहाँ के जनता में जो उनको चलाने के लिए जो रूल्स रेगुलेशन होते थे उसे दीवानी कहा जाता था। उनकी अर्थात उनमें जो कोई समस्या उत्पन्न होती थी तो दीवानी माध्यम से हल किया जाता था। ये 1765 में जब ये कंपनी दीवानी और राजस्व और दीवानी अधिकार को प्राप्त कर लिया, उसके बाद जब यही कंपनी 1765 में दीवानी और राजस्व का अधिकार प्राप्त कर लिया, तो इन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र को विस्तृत करके पूरे बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अपने आप को स्थापित कर लिया। ठीक, इसके बाद इन्होंने धीरे धीरे करके अपने आप को आगे बढ़ाया और वहाँ पे कानून धीरे धीरे अप्लाई करने लगा। तो कानून जब जैसे जैसे धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव किया, कानून लागू किया, उसमें इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, जो वहाँ पर 1781 का कंपनी का शासन 1773 से 1807
57 तक का इन्होंने शासन किया। 1773 से लेकर के 1858 तक इन्होंने शासन किया। इस कार्यकाल में समय पर समय, ये जो 1773 से लेकर 1857 तक का कार्यकाल था, इसमें कंपनी ने समय पर अपने अनुसार, अर्थात वो जनता के अनुसार नहीं, जनता को भलाई के उद्देश्य के नहीं, जनता के बीच में रह करके उनसे उगाही करने के लिए समय समय पर कानून लाई। वो कानून जो उनको राजस्व प्राप्ति में सहायक हो और उनको यहाँ पर शासन को स्थापित करने में सहायक हो, अर्थात कंपनी लंबे समय तक यहाँ पर रन हो सके और उससे राजस्व प्राप्ति कर सके। इसके लिए उन्होंने पूरा अपना जाल बिछाने का कोशिश किया। और जाल कैसे बिछाया, इस धीरे धीरे करके कोई कानून ला करके, कभी कोई रूल्स रेगुलेशन ला करके इन्होंने पूरा अपना जाल बिछाया। इसमें सबसे पहले आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या है ये देख लो आप। यहाँ से कंपनी का शासन लिखते हैं। सत्रह से 1857 तक, 1857 ईस्वी तक, ठीक है, कंपनी का शासन था। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ये प्रसिद्ध एक्ट है, क्योंकि ये सरकार द्वारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपनी को एक विस्तृत अधिकार देने के लिए, उसको एक कहें हम कि पूरा स्थापित करने के लिए, उसके प्रशासन को मान्यता देने के लिए, केंद्रीय प्रशासन की मान्यता देने के लिए उसको एक कानून के रूप में ढांचा दिया, ठीक है, जिससे कंपनी अपने शासन को आसानी से चला सके और उसको राजस्व की प्राप्ति कर सके। कंपनी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट पास की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी के लिए। कंपनी इस शासन के अनुसार चलेगी। इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं इसको देखते हैं। इसमें जो गवर्नर होता था पहले बंगाल का, उसे गवर्नर जनरल कहा गया। गवर्नर को जनरल कहा गया। अर्थात कहने का मतलब ये है कि पहले गवर्नर होता था बंगाल का गवर्नर, फिर उड़ीसा, बिहार, ऐसे गवर्नर होते थे। लेकिन अब क्या हो गया कि तीनों को मिला करके गवर्नर जनरल बनाया गया। गवर्नर जनरल बनाया गया। इसको सहायता के लिए 4 सदस्यीय मेंबर का स्थापित किया गया। अर्थात जो गवर्नर जनरल होता था उसको कार्य को देखने के लिए 4 मेंबर होते थे इसके गवर्नर जनरल के सहायता के लिए, ताकि ये आसानी से काम को कर सके। यह काम, ये जो गवर्नर जनरल था, इसको पहला गवर्नर जनरल कौन था ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। जो पहला गवर्नर था वो लॉर्ड हेस्टिंग था। पहला
गवर्नर, पहला गवर्नर कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग। हेस्टिंग्स है, हेस्टिंग था पहला गवर्नर, लॉर्ड हेस्टिंग था। यह एक काम और किया, एक काम और कर दिया कि जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा था उनके गवर्नर को, उनके जो वहाँ के जो गवर्नर थे मद्रास और बम्बई, सॉरी यहाँ पर एक बात ध्यान देना, मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर थे वो गवर्नर ये बंगाल के गवर्नर जनरल के अंदर आ गए। समझ में बात आ रही है? कहने का मतलब ये है कि जो बंगाल का गवर्नर होता था वो गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसके बाद जो मद्रास और आपके बम्बई के जो गवर्नर होते थे उन दोनों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अंदर ला दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल के अंदर मद्रास और आपका इधर बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर को ला दिया गया। इस एक्ट में 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में ये प्रावधान किया गया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसके अंदर में दो और गवर्नर आ गए, मद्रास और आपका बम्बई के गवर्नर। ठीक, ये प्रावधान इस एक्ट में किया गया। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण काम इसमें ये कहा गया था कि एक सुप्रीम कोर्ट होगा, अर्थात इसके तहत एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। किया गया। ठीक है, इसके तहत एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया जिससे जो उत्पीड़ित जिसके कोई समस्या होता था वो कोर्ट में जा सकता था। इसका जैसे पहले होता था लोगों के बीच में मतभेद हो या फिर कोई झगड़ा हो, कोई फौजदारी मामला आ जाए तो उसकी देख रेख के लिए गवर्नर जनरल होता था। तो उसको कम करने के लिए गवर्नर जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण काम होगा कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। लेकिन हम आगे देखेंगे इसके महत्व को कैसे कम कर दिया जाता है। इसके महत्व को एक तरीके से ये पुतला बन के रह जाता है, अपने काम को कर नहीं पाता सही से। आगे वाले एक्ट में इसी का उपाय किया गया है। इसमें एक न्यायाधीश होगा, एक मुख्य न्यायाधीश होगा और प्लस 3 न्यायाधीश होंगे, अर्थात 4 सदस्य होंगे। एक मुख्य न्यायाधीश और 4 न्यायाधीश, 4 सदस्यीय बोर्ड का 4 सदस्यीय मेंबर में 4 मेंबर का एक सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। इस रेगुलेटिंग एक्ट में ये इतने 3 महत्वपूर्ण काम हुए थे। जो आपके बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। दूसरा, इसको जो मद्रास और बम्बई के गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अंदर में ला दिया गया। और इसमें महत्वपूर्ण काम ये हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई 4 सदस्यीय, अर्थात एक मुख्य न्यायाधीश होता था और 3 अन्य सदस्य होते थे। इसमें इतने प्रावधान किए गए और ये कंपनी का सरकार ने इसी कानून के तहत कंपनी को केंद्रीय सत्ता दे दी पूरा, अर्थात तो उसके विजित क्षेत्र, अपने विजित क्षेत्र पे आसानी से वो अपने कानून को लागू कर सकती थी और वहाँ से राजस्व प्राप्त कर सकती थी कंपनी।
अगर और कुछ महत्वपूर्ण बात इसी में देखें, रेगुलेटिंग एक्ट वाले में 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में, तो कंपनी ने अपने फ़ायदे के लिए, अर्थात सरकार कंपनी के लोगों को क्या करते थे कि कंपनी के लोग अपने फ़ायदे के लिए कंपनी के राजस्व को अपने, जैसे को होता ना घूसखोर टाइप में, तो ऐसे कंपनी के लोग जो कर्मचारी होते थे कंपनी के पैसे को लेकर के अपने लिए यूज़ करने लगे थे। इस बात को ध्यान में रखकर कंपनी ने जो सरकार था उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक बात कहा कि आप ना भारत से उपहार ले सकते हैं, ना वहाँ पर कोई रिश्वत ले सकते हैं। अर्थात ये बात प्रतिबंध लगा दिया गया कि आप कंपनी की तरफ से अगर सदस्य हैं तो आप ना रिश्वत ले सकते हैं, ना आप उपहार ले सकते हैं। अर्थात रिश्वत, उपहार पर प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। रिश्वत उपहार पर प्रतिबंध लगा दिया 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। और कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई कि इसमें आप निजी जो व्यापारी होते थे, निजी कुछ ऐसे व्यक्ति होते थे जो अपने लिए भी काम करते थे और कंपनी के लिए भी कार्य करते थे, तो ऐसे काम को उन्होंने प्रतिबंध कर दिया। अर्थात निजी व्यापार, आप अगर कंपनी के सदस्य हैं तो आप निजी व्यापार नहीं कर सकते थे। निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया, बंद लगा दिया। इसके माध्यम से कहने का सरकार का क्या मतलब था कि लोग अगर अपने लिए व्यापार करेंगे तो कंपनी पे कम ध्यान दे पाएंगे, और यदि रिश्वत और उपहार के माध्यम से हो सकता है कंपनी के फ़ायदा होता हो जहाँ पर, वहाँ पर अपने लिए ही उपहार लेकर के उससे कंपनी उपहार लेकर के और जो सामने वाला उसको छोड़ दें। तो इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रख करके 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था वो पारित किया कि जो कमियां थी, जो देखा कि ऐसे ऐसे हमारा नुकसान हो रहा है, उनको सुधार करने की कोशिश की। इसके बाद आपका 1773 के बाद 1781 का संशोधन अधिनियम, 1781 का अमेंडमेंट एक्ट, संशोधन अधिनियम, इसमें क्या किया, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पास किया था सरकार ने कंपनी के लिए, उसमें कुछ कमी रह गई थी। जैसे कमी नहीं, एक तरीके से हम ये कहें कि वो अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए उन कमी को हटा दिया। भारत के लिए तो वो अच्छाई थी, लेकिन कंपनी के लिए वो फायदा का सौदा था, इसलिए उसको हटा दिया। जैसे जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था, सुप्रीम कोर्ट के स्थापना किया गया था, उस सुप्रीम कोर्ट के स्थापना के तहत गवर्नर जनरल या फिर जो स्टेट के गवर्नर होते थे, या फिर कंपनी का कोई मेंबर होता था या सदस्य, उनके द्वारा पदावधि के दौरान यदि कोई कानूनी कार्रवाई की जाती है किसी आदमी के, जनता के प्रति, या फिर कोई ऐसा कोई कदम उठाया जाता है जिससे कंपनी को फ़ायदा हो और किसी स्थानीय व्यक्ति को कुछ नुकसान होता है, वो स्थानीय व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट पे नहीं, वो स्थानीय व्यक्ति यदि चाहे कि हमारी कोई सहायता मिले, मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊं, तो वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता था, क्योंकि ये कानून पास कर दिया गया। 1781 का संशोधन अधिनियम यही बात कहता था कि गवर्नर जनरल के सदस्य, गवर्नर जनरल प्लस वो जो मद्रास और
बम्बई था, वहाँ के गवर्नर और कंपनी के सदस्य जो थे अपने पदावधि के दौरान कोई कार्य करते हैं, उस कार्यवाही के दौरान कोई उस कार्रवाई के विरोध में कोई जनता कोई सुप्रीम कोर्ट पे नहीं जा सकती थी, उनके प्रति अपील दायर नहीं की जा सकती थी। ये बात इसमें शामिल कर दिया गया। अर्थात यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, आपको बता दें, आप लिख सकते हैं इसको कि कंपनी के सदस्य, गवर्नर जनरल, इन सब के प्रति, इन सब जो पदावधि के दौरान यदि कोई कार्य करते हैं और कार्य के प्रति नुकसान होता है किसी पब्लिक का, जनता का, तो वो जनता अपने नुकसान की भरपाई के लिए सुप्रीम कोर्ट पे नहीं जा सकती थी, क्योंकि ये इनको अपर लेवल के अधिकारी मान करके इनको कानून के दायरे से बाहर कर दिया गया। अर्थात इनको कानून के दायरे में नहीं रखा गया, इनको कानून के दायरे से ऊपर करके इनके कार्य को सहमति बना दी गई। ये यहाँ पर इसको कर दिया गया ताकि कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जाना भी चाहे तो वो नहीं जा सकता था। जो पहले संशोधन रेगुलेटिंग एक्ट में एक प्रक्रिया अपनाई गई थी कि 1773 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिससे लोगों को फ़ायदा थोड़ा बहुत हुआ। तो देखे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट धड़ाधड़ सुप्रीम कोर्ट जाने लगे किसी भी केस को लेकर के, तो कंपनी को इस पे नुकसान होने लगा। तो सुझाव आया कंपनी की तरफ से कि ये प्रक्रिया नुकसानदेह है कंपनी के लिए, कंपनी के शासन के लिए, तो इसको उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। इस पे और एक कानून पे काम किया गया। जो कंपनी थी वो कंपनी सुप्रीम कोर्ट के कानून के तहत कानूनी कार्रवाई नहीं करती थी, बल्कि अगर हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म के जो कानून होते थे उस समय के, और जो मुस्लिम धर्म के मुस्लिम लॉ होते थे, हिंदू लॉ होते थे, हिंदू मैरिज जैसे एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट है, ऐसे उन कानूनों के तहत ही सुनवाई की जाती थी सुप्रीम कोर्ट में। अर्थात कोई यूनिवर्सल कानून नहीं था कोई सुनवाई के लिए ऐसे लोगों के प्रति। हमें कहें कि धर्म के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई किया जाता था। जो हिंदू धर्म थे उनके हिंदू धर्म के कानून के अनुसार होता था, जो मुस्लिम धर्म के लोग जाते थे उनके मुस्लिम धर्म के कानून के अनुसार उनकी कार्रवाई, उनका सुनवाई, आपस में यदि मतभेद है तो उनके कार्रवाई, उनके समस्या का समाधान किया जाता था। ये बात इसमें शामिल कर दिया गया 1781 के संशोधन अधिनियम में। इसमें और बातें जो कही गई राजस्व के मामले में, जैसे राजस्व की वसूली हुआ या फिर कहें राजस्व की वसूली सुप्रीम कोर्ट के अधिकार से बाहर कर दिया गया। राजस्व का कोई अधिकारी है, राजस्व वसूली करता है, और वो कोई व्यक्ति है जिसको ऐसा लगता है कि ये हमारा नुकसान हो रहा है, मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊं, तो वो नहीं जा सकता था, क्योंकि राजस्व की पूरी प्रक्रिया को ही सुप्रीम कोर्ट को पूरी प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट के बाहर कर दिया, जिससे वो राजस्व प्राप्ति में कंपनी को कोई समस्या न हो। इसके लिए राजस्व मामले कंपनी के दायरे से बाहर कर दिया। कहने का तात्पर्य है और एक व्यवस्था इसमें और कर दी गई 1781 के संशोधन, जो हम पढ़ा उसमें 73 में थोड़ा सुधार हुआ था कि जो प्रांतीय शासन होते थे, प्रांतीय न्यायालयों के अपील जो होते थे वो सुप्रीम कोर्ट में किए जाते थे ना। जैसे अभी आज की व्यवस्था क्या है कि अगर मान लो कोई हाई कोर्ट का केस है, वो अगर अपील दायर सुप्रीम कोर्ट उसे वहाँ से संतुष्टि नहीं होती है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो ऐसी व्यवस्था थी। ऐसी व्यवस्था में प्रांतीय न्यायालय जो थे
प्रांतीय न्यायालय के जो अपील होते थे उनकी अपील को सुप्रीम कोर्ट में दायर न करके, बल्कि जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल सुप्रीम कोर्ट में प्रांतीय न्यायालय की अपील को सुप्रीम कोर्ट में न ले जाकर बल्कि गवर्नर जनरल, या हमें कहें गवर्नर जनरल के दायरे में ला दिया गया। ठीक है, इससे घाटा क्या हुआ कि जो प्रांतीय न्यायालय में तरह तरह के मामले आते थे उनके पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते थे, अब वो गवर्नर जनरल के दायरे में ला दिया गया, जिससे गवर्नर जनरल कंपनी का आदमी, कंपनी तो सुप्रीम कोर्ट का भी आदमी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो होता है बचा बचा करके काम करता है, अपने आप को न्याय की प्रक्रिया होती है, वहाँ पर न्याय को झुठला नहीं सकता था वो, तो इसलिए वहाँ पर कुछ न कुछ तो भला हो ही जाता लोगों का, इसलिए वो इस प्रक्रिया को पूरा सुप्रीम कोर्ट के में न ले जा करके गवर्नर जनरल के दायरे में ला दिया, जिससे गवर्नर जनरल उसका कंपनी का खास आदमी वो अपने अनुसार निर्णय देता। ठीक है, ये प्रक्रिया इसमें कर दी गई। इसमें इतनी 2-3 प्रक्रिया की गई जो बहुत ही एकदम थोड़ा सुधार की स्थिति में था 73 में, और ये 81 में आकर के पूरा उसको बर्बाद कर दिया, 73 वाले सारे कानून को। ठीक है, इसमें मैंने बताया कि क्या क्या हुआ, रिपीट कर देते हैं। सदस्य जो होते थे उनके द्वारा किए गए कृत्यों को सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बाहर रख दिया गया, और जो प्रांतीय न्यायालय होते थे, प्रांतीय न्यायालय द्वारा किए गए प्रांतीय न्यायालयों के अपील को, प्रांतीय न्यायालय के अंदर आए केस के अपील को सुप्रीम कोर्ट पर न ले जा करके, बल्कि नहीं ले जा सकते थे, उसकी अपेक्षा गवर्नर जनरल के पास, गवर्नर जनरल के दायरे में ला दिया गया इसको। और जो मुस्लिम कानून होता था, इस हिंदू धर्म कानून होता था, उसके अनुसार लोगों का कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई, न कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कानूनी है उसके द्वारा रन किया गया, चलाया गया। ठीक, ये प्रक्रिया इतना किया गया। इसके बाद आपका आता 1781 के बाद 1786 का अधिनियम, 1783 का अधिनियम क्या कहता है, इसमें कुछ मामले थे जो 1786 में जोड़े गए। जैसे लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था, लॉर्ड कॉर्नवालिस का मतलब उसका कहने का उसका कुछ मांगे थी, उसी मांगों को लेकर के लॉर्ड कॉर्नवालिस जब 1786 में का अधिनियम पारित हुआ, इसलिए क्योंकि वो चाहता था कि वो गवर्नर जनरल है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, तो 2 शर्त पे ही बना था गवर्नर जनरल। उसने कहा था कि हमें 2 शर्त कौन थे, उसे दो शर्त शामिल किया गया था। कौन कौन था? एक तो पहला उसका था काउंसिल के निर्णय को, विशेष मामलों में अपने काउंसिल के निर्णय को न मानने का अधिकार। कहने का तात्पर्य ये है कि आप इसको, जो काउंसिल थी पूरी, उस काउंसिल के निर्णय को वो मानने के लिए नहीं तैयार था। कहने का मतलब कि काउंसिल अगर चाहे कि गवर्नर जनरल जो था उसको बाध्य करे अपने निर्णय पे, तो वो यही कहता था कि हम काउंसिल के निर्णयों पर बाध्य नहीं होंगे, अर्थात
काउंसिल के निर्णयों पर निर्णय को बाध्यकारी ना हो, मानने का अधिकार न मानने का अधिकार हो। इससे क्या फ़ायदा होता था उसको? वो चाहता था कि अगर हम काउंसिल के काउंसिल के बातों को मानूंगा तो हमें बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं, राजस्व में नुकसान हो सकते हैं, किसी क्षेत्र का नुकसान हो सकता है या क्षेत्र कोई खो जा सकता है। इस पर इन सारी बातों को ध्यान में रख कर कहा कि हमें काउंसिल के निर्णयों को ना मानने का भी अधिकार होना चाहिए मेरे पास, तभी मैं गवर्नर जनरल का पदभार संभालूंगा। क्योंकि वो पहले ही 2 शर्त मांग लिया था। पहला शर्त तो ये था, तो इसी शर्त को पूरा करने के लिए 1786 का अधिनियम लाया गया था। दूसरा शर्त उसका ये था कि कमांडर इन चीफ का पद दिया जाए। यानी सेनापति का पद भी उसको दिया जाए, चीफ ऑफ डिफेंस जैसे है, ऐसे उसका कहने का मतलब था। कमांडर इन चीफ का पद दिया जाए, अर्थात सेनापति का अलग से कोई कमांडर ना हो, बल्कि वो उसको ही कमांडर हो, लेकिन उसका जो चीफ हो वो गवर्नर जनरल ही हो। अर्थात उसका जो हेड हो वो गवर्नर, उसका कमान जो हो गवर्नर जनरल के हाथ में ही हो। वो ये चाहता था, सेनापति का मुखिया बनना चाहता था। जो सेनापति होता था उसका मुखिया वो ही हो, गवर्नर जनरल ही। इन्हीं दोनों बातों को शामिल करने के लिए इसको ये 1786 का अधिनियम पारित किया। इसके बाद 1786 के बाद आपका 1793 का चार्टर आया। 1793 का चार्टर आया। इसमें क्या बातें कही गई? लॉर्ड कॉर्नवालिस को 1793 था चार्टर कानून, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस की मांग किया था ना कि कमांडर इन चीफ बनाया जाए मुझे, और उसको जो मेंबर ऑफ काउंसिल का जो निर्णय है उसको बाध्यकारी ना हो। इसी बातों को वो आने वाले जितने गवर्नर जनरल थे उनको लिए भी ये बातें लागू कर दी गई। गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस के मांगों को आने वाले गवर्नर जनरल आने वाले गवर्नर जनरल, भविष्य के गवर्नर जनरल हम कहें, गवर्नर जनरल के लिए भी विस्तार कर दिया गया। इससे फ़ायदा क्या हुआ? इससे फ़ायदा ये हुआ, अगर गवर्नर, मान लो ये बातें लॉर्ड कॉर्नवालिस को दे दिया जाता, आगे आने वाले गवर्नर जनरल पुराना कानून आ जाता तो पुरानी प्रक्रिया से फॉलो होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1793 में एक फिर चार्टर आया जिसमें सारी प्रक्रिया जो ने कमांडर इन चीफ की प्रक्रिया और काउंसिल की बातों को न मानने की प्रक्रिया, अर्थात उनके निर्णय को बाध्यकारी न बनाया जाए, गवर्नर जनरल ही सुप्रीम हो, ये सारी बातों को भविष्य में जितने गवर्नर जनरल आए उनके लिए भी ये बातें लागू हों, और वो ऐसे हो सकते हैं, कमांडर इन चीफ हो सकते हैं, और काउंसिल के मेंबर ऑफ काउंसिल के जो हैं उनकी बातों को उनके निर्णय को बाध्यकारी नहीं है। गवर्नर जनरल ही अभी भी चीफ बना रहेगा आगे आने वाले समय में भी। ये बातें लागू कर दी गई यहाँ पर।
फिर इसमें गवर्नर जनरल की जो फिर भी गवर्नर जनरल जो आपका बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसी थी, इन सब में भी लागू कर दिया गया। कंपनी के शासन को अगले 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। अर्थात कंपनी का शासन अगले 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। ऐसे 20 कंपनी जो महाराजा वहाँ का जो शासक उन्होंने 20 साल के लिए मान लो दिया व्यापार करने के लिए, तो वो 20 साल ख़त्म हुआ तो अगले फिर 20 साल के लिए उनको व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हो जाता था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल उसके सदस्यों को भारतीय, अभी एक प्रक्रिया और लागू की गई 1793 अधिनियम चार्टर से। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जितने बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य जो थे उनके वेतन और उनके जो उनके वेतन होते थे भारतीय राजस्व से दिए जाने लगे। भारतीय राजस्व से दिए जाने लगे। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को जो वेतन था वो भारतीय राजस्व से दिए जाने लगे। ये बातें हुई आपके, 3 बातें इंपॉर्टेंट थी इसमें, उसको बता दी मैंने कि ये कंपनी के शासन को अगले 20 साल के लिए बढ़ा दिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन दिया जाने लगा। और लॉर्ड कॉर्नवालिस जो पिछले 1700 आपके पिछला वाला था 1786 वाला, उसमें जो बातें कही गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस जो मांगे थी आने वाले सभी गवर्नर जनरल के लिए लागू कर दिया गया, जिससे ये उनको लगातार फ़ायदा राजस्व स्थिति में होती रहे। ये बातें हुई आपके यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पर इसको छोड़ते हैं। फिर आपको ये बता देते हैं कि कंपनी का शासन 1773 से 1758 तक का जो है, आगे कल के लेक्चर में क्या पढ़ेंगे हम लोग। आपको अभी क्या पढ़ा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का अमेंडमेंट एक्ट, 1786 का अधिनियम, फिर आप पढ़े 1793 का चार्टर कानून, 1793 का चार्टर कानून, फिर 1813 का चार्टर कानून, 1813 के बाद आपका 1800 ये कहें कि 1784 में आ जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पर 1 मिनट, 1786 1853 का चार्टर कानून। ये सारे यहाँ तक तो देखा मैंने। और इसमें एक अधिनियम और है पिक्ट कोई, उसका नाम है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ये भी देखेंगे। ये तीनों कल देख लेंगे, 1783, 1784 और 1813 और 1853 और 1800 एक और है यहाँ पे 1833 का चार्टर कानून, चार्टर अधिनियम। ठीक है, 1813, 1833, 1853 ये चीज़ें, ये तीनों कल देख लेंगे कल का लेक्चर में। और 1784 ये वाला भी देख लेंगे कल। ठीक है, ये तीनों देखें, 4 देखें आज।
ये 4 कल देख लेंगे, कल के लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आपको यहीं पर छोड़ते हैं। कल जो बचा हुआ है कंपनी के शासन का 1773 से 1857 तक का, इसको आधे एक घंटे का दो लेक्चर हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर कंपनी के शासन के बाद ब्रिटिश ताज के शासन जो 1858 से उसको 1947 तक का, उसमें भी छोटे आधे 45 मिनट के दो लेक्चर कर देंगे, फिर समाप्त हो जाएगा आपका संवैधानिक ढांचा वाला प्रक्रिया। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।